हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजकुल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज स्टेट एसटी नंबर 05 में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 05 में कौन से अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्ले करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आइए देखिए स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आज का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है रामायण पीरियड साइट इन उत्तर प्रदेश विल डेवलप बाय विच कंट्री। उत्तर प्रदेश में रामायण कालीन स्थलों का विकास किस देश द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रामायण कालीन स्थलों का विकास किस देश द्वारा किया जाएगा। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कंबोडिया। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में रामायण कालीन स्थल का विकास किस देश द्वारा किया जाएगा। तो मित्रों, चूंकि हमें भी पता है और आपको भी पता है कि अगर रामायण संबंधित जो घटनाएं हैं, जो रामायण से संबंधित जो घटनाएं हैं, उनका अवशेष या उनका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है। उनका अवशेष या हमें प्रमाण मिलता है श्रीलंका से। कहाँ से मिलता है? श्रीलंका से। तो अब आप आंख मूंद के भी इसका आंसर जो है श्रीलंका अगर लगाएंगे तो सही है, गलत नहीं है। रामायण कालीन स्थलों का विकास किस देश द्वारा किया गया है? तो श्रीलंका के देश के द्वारा किया गया है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका जो है इसके लिए क्या है? आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, श्रीलंका ही करेक्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने देखा कि क्या था, श्रीलंका इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की बच्चे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप NA through RRR center in how many municipal corporation? उत्तर प्रदेश ने कितने नगर निगम में नाथ्रो RRR केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? सो इसका क्या करेक्ट आंसर है? प्यारे बच्चे, नगर निगम, आइए थोड़ी सी हम बात करते हैं पहले नगर निगम या नगर पालिका क्या होती है। अगर हम बात करते हैं स्थानीय निकाय की, स्थानीय निकाय का विषय स्थानीय सरकार से होता है। स्थानीय सरकार माने लोकल गवर्नमेंट से होता है। स्थानीय सरकार ही या स्थानीय निकाय ही इनके प्रति कार्यों के प्रति उत्तरदायी या जिम्मेदार होती है। स्थानीय निकायों का जन्म हमारे भारत देश में सबसे पहली बार 1881 में हुआ और इसको लाने वाले जो माने जाते हैं लॉर्ड रिपन साहब। कौन माने जाते हैं? लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन को स्थानीय निकाय या स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है। अब स्थानीय शासन दो प्रकार से होते हैं। एक हो जाते हैं शहरी क्षेत्र में, एक हो जाते हैं शहरी क्षेत्र में, एक हो जाते हैं ग्रामीण परिवेश में, एक हो जाते हैं ग्रामीण परिवेश में। अब अगर हम बात करते हैं शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में दो व्यवस्थाएं हमें दिखती हैं। यदि आबादी 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है, यदि आबादी 10 लाख से अधिक है तो वहां पे नगर निगम जैसी व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान में लगभग 17 नगर निगम है। और अगर दूसरी व्यवस्था की बात करें जहां 10 लाख से कम आबादी होती है, 10 लाख से कम, 10 लाख से अगर कम आबादी होती है तो वहां वहां पे अगर हम देखेंगे तो वहां हो जाता है नगर पालिका। क्या होती है? नगर पालिका। अब नगर पालिका की संख्या देखें तो लगभग 198 के आसपास है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे रहते हैं। ग्रामीण परिवेश में यही व्यवस्था पंचायत राज में आती है। कहाँ आती है? पंचायत राज्य व्यवस्था में आती है। और वहां इस पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे सबसे छोटा हम जिसे कहते हैं ग्राम पंचायत, फिर इससे बड़ा होता है क्षेत्र पंचायत, फिर इससे बड़ा होता है हमारा जिला पंचायत। क्या हो जाता है? जिला पंचायत। तो इस तरह से 3 अलग-अलग व्यवस्थाओं में ये बटे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश ने नगर निगम में नाथ्रो आरआर केंद्र की बात करें तो यहाँ पे 14 इसकी संख्या हो जाएगी करेक्ट। क्या संख्या हो जाएगी बच्चों? 14 इसकी करेक्ट संख्या हो जाएगी। तो ये हायरार्की होती है जो मैंने आपको भी बताया। सो करेक्ट आंसर इसका क्या आप देख पा रहे हैं? 14। 14 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? रिसेंटली विच
state government has decided to develop the public electric charging stations network in on all the expressway. अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी एक्सप्रेसवे पे सार्वजनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला एंड गुजरात। सो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर प्रदेश है। आइए अगर हम बात करते हैं यूपीडा की, अगर हम बात करते हैं यूपीडा, पहले जाने यूपीडा क्या है। यूपीडा उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाने की एक संस्था है जिसका मुख्यालय लखनऊ गोमती नगर क्षेत्र में है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हम समझें। इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब होता ये है कि ये सभी जैसे जो जो हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे बने, एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे हम कहते हैं आगरा एक्सप्रेसवे, अब एक एक्सप्रेसवे हमारा ये हो गया। जैसे हम बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जैसे बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जैसे बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे, जैसे भी जो कार्यरत है गंगा एक्सप्रेसवे। तो ये सभी एक्सप्रेसवे हैं। इन सभी एक्सप्रेसवे पर चार्जिंग स्टेशन बनने वाले हैं, चार्जिंग स्टेशन। और चार्जिंग स्टेशन को बनाने के कार्य के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार काफी लगन है इसमें। तो ये इसका सही आंसर क्या है? यूपी है। तो आप देख रहे हैं ये सभी स्टेशंस हैं, मतलब ये सभी एक्सप्रेसवे हैं और इन सभी एक्सप्रेसवे पे चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात चल रही है। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य अगर आप कहें तो भी आप इस समय उत्तर प्रदेश को ही सत्य कहेंगे, उत्तर प्रदेश को ही सही कहेंगे। मित्रों, यहाँ तक की बातें आप सभी को स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? Airbus has tied up with which IIT boost talent of the development in Indian aerospace sector? Airbus ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी रुड़की। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आईआईटी कानपुर है। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? आईआईटी कानपुर। अगर हम बात करते हैं एयरबस भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में किस आईआईटी ने समझौता किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने इनके साथ में क्या किया है? एक समझौता किया है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है बेटे? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला हम देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के तर्ज पर ग्रेटर नोएडा अलीगढ़ एनसीआर को कितने हेक्टेयर में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो आइए देखें। अगर हम बात करते हैं अलीगढ़, चूंकि अलीगढ़ जो है एक मंडल का क्षेत्र है, एक जो है ये मंडल क्षेत्र है। अगर हम कहें अलीगढ़, तो अलीगढ़ क्या है? एक मंडल क्षेत्र है। अलीगढ़ का नाम सरकार के द्वारा बदल के हरिगढ़ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हरिगढ़ कर दिया गया है। अब अलीगढ़ को एनसीआर के तर्ज पर डेवलप करने की बात कही गई है, डेवलप्ड करने की बात कही गई है तथा इसमें सरकार ने लगभग 300 हेक्टेयर की भूमि का उपयोग करने की बात कही है। 300 हेक्टेयर भूमि उपयोग करने की बात कही है, उपयोग की बात है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका लगभग 300 वाला जो आपको आप देख पा रहे हैं, ए वाला जो ऑप्शन है बच्चे, ए वाला ऑप्शन जो है वो क्या है आपका? करेक्ट है। 300 हेक्टेयर भूमि के आसपास तक की बात कही है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये बात कही गई है। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? Which has became the first state of a country to make
4 crore आयुष्मान कार्ड अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आइए देखें। चूंकि आप सब जान रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं जनसंख्या क्षेत्र की, संप्रभुता की और सरकार बनाने की, तो हमेशा उत्तर प्रदेश का ही नाम सर्वोपरि रहता है। उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर आता है। उत्तर प्रदेश ही है जिसने भारतीय आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या, कार्ड धारकों की संख्या 4 करोड़ पार हो गई है, पार हो गई है। 4 करोड़ की संख्या ये पार हो गई है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 4 करोड़। ये एक बात आप समझे, आयुष्मान भारत, भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, मनसुख मांडविया इसके वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये अगर मैं कहूँ तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा विषय है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि 5 लाख रुपए तक की किसी भी प्रकार की बीमारी में भारत सरकार पूरा सहयोग करती है, अगर आपके पास में आयुष्मान कार्ड है तो। ठीक है, आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की हमारी। सो करेक्ट आंसर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश है। करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश में निर्मित शौर्य संग्रहालय की आधारशिला किसने रखी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में निर्मित शौर्य संग्रहालय की आधारशिला किसने रखी? आपके सामने ऑप्शन है, माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी, आनंदीबेन पटेल जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ। क्या इसका करेक्ट आंसर है? सो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। ठीक, किसने रखी है? मुख्यमंत्री एवं मुखिया उत्तर प्रदेश सरकार, ये श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों, वो आपके सामने है। वो क्या कहता है? हाल ही में कृषि वानिकी नीति 2023 को अंतिम रूप देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए, कृषि वानिकी नीति which has been the first stage of India is to finalize the agroforestry policy 2023 recently. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगर हम कृषि वानिकी नीति को समझें तो ये होता क्या है? जैसे मान लीजिए, सामान्यतः हमारे दिमाग में होता है कि वानिकी दिवस हम कब बनाते हैं। अगर हम कहें वानिकी दिवस, तो प्रति वर्ष 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। माने आप इसको अंग्रेजी में कहना चाहें तो अंग्रेजी में कह सकते हैं फॉरेस्ट्री डे। अब फॉरेस्ट्री डे होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को होता है फॉरेस्ट्री डे। फिर एक और बात समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का ये खेत है, ये क्या है? खेत है। अब वो व्यक्ति अपने खेत के चारों ओर वृक्षारोपण कर दे, ऐसे पेड़ लगा दे, तो आपको क्या लगेगा कि इस तरह से अगर किसी व्यक्ति ने अपने खेत के चारों ओर पेड़ लगा दिए हैं, माने कि वो क्या कर रहा है? खेत की सुरक्षा के साथ साथ खेत की एक घेराबंदी भी कर रहा है और प्रकृति को सुरक्षित भी रख रहा है। तो इस तरह का जो प्रमाण मिलता है वो खेती सहित वानिकी कहलाता है। खेती सहित वानिकी कहलाता है। और खेती सहित जो वानिकी व्यवस्था है, इसको प्रारंभ करने का अभी जो लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार का है। सो उत्तर प्रदेश सरकार इसके प्रति जो है पहला राज्य बन गई है जो कृषि के साथ वानिकी करने वाला भी राज्य बना है। तो ये भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, अब आपके सामने हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। क्या कहता है? मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में राज्य के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है? आइए समझें। In which district of the Chief Minister Sri Yogi Adityanath inaugurated the state first Mission Shakti Cafe? मिशन शक्ति कैफे प्रारंभ करने का जो पहला डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम बात करें तो वो है गोंडा जिला। क्या है वो? गोंडा। ये
तो मित्रों क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? गोंडा जिला। अगर कहा जाए तो गोंडा जो है उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र का एक जिला है, ठीक है, और मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन करने वाला ये पहला जिला है, ठीक है, गोंडा। यहाँ भी अवधी भाषा बोली जाती है और यहाँ भी लोग कहते हैं आप चलो अब्बे आई है इस तरह की भाषाओं का प्रमाण भी हमको मिलता है। आइए मित्रों अगले प्रश्न पे ध्यान दें। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? रिसेंटली द नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम हैज बीन स्टार्टेड व्हिच स्टेट? हाल ही में जल अभी नंद बाबा मिल्क मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अगर बात करते हैं नंद बाबा मिशन मिल्क मिशन योजना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड, तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कभी भी बाबा का नाम आए तो ज्यादातर आपके दिमाग में उत्तर जो है लगाना होगा, उत्तर प्रदेश ही आंसर। चाहे चांद बाबा रहे हों, ठीक है, चाहे नंद बाबा, चाहे महंत बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी हो, ठीक है, संतों और महात्माओं की धरती है उत्तर प्रदेश। तो अगर मैं कहूं हाल ही में नंद बाबा मिल्क मिल्क मिशन योजना, मिल्क मिशन योजना, अब ये योजना दुग्ध उत्पादन से जुड़ी है। दूध उत्पादन से सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला अगर राज्य हम कहें दूध उत्पादन राज्य का नाम लिया जाए तो भी आपको उत्तर प्रदेश ही कहना है। और आपको पता होगा हम लोग प्रतिवर्ष 1 जून को दूध दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? दूध दिवस। कब मनाते हैं? हर साल 1 जून को। 1 जून, 1 जून एज अ मिल्क डे। मिल्क डे भी है कब? 1 जून को। ऐसे ये भी याद रखें। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट नरोरा एनर्जी प्लांट एस्टैब्लिश? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपके सामने हमारे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। मिर्जापुर, बुलंदशहर, लखनऊ या मथुरा। ये कहाँ पर है? सो आइए मित्रों अगर हम इसको समझने का प्रयास करें। आप इस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पड़ता है एक जिला है जिसका नाम है बुलंदशहर। क्या नाम है इसका? बुलंदशहर। तो ये है बुलंदशहर ऐसे, ठीक है। तो आपको ये यूपी दिख रहा है, तो बुलंदशहर में क्या है? बुलंदशहर में नरौरा परमाणु ऊर्जा, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बुलंदशहर। ओके मित्रों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बुलंदशहर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप सभी को स्पष्टता समझ में आ रही हैं, क्लियर है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश इज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? 689 स्क्वायर किलोमीटर, 789 पर स्क्वायर किलोमीटर, 889 पर स्क्वायर किलोमीटर, या 829 829 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो मित्रों अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की, जनसंख्या की गणना का जो श्रेय है वो सबसे पहले 1781 में लॉर्ड मेयो को जाता है। लॉर्ड मेयो को। भारत में 1881 से दशकीय जनगणना प्रारंभ हुई। दशकीय जनगणना प्रारंभ हुई।
जनगणना की अगर हम बात करें, जनगणना दिवस के तौर पे, या हम कह सकते हैं जनसंख्या दिवस के तौर पे, जनसंख्या दिवस के तौर पे प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है बच्चों। 1 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। फिर अगर हम कहें 829 पर स्क्वायर किलोमीटर रही है जनगणना 2011 ईस्वी के अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2011। क्या हो जाएगा, 2011। ये तो 829 पर स्क्वायर किलोमीटर, ये पर स्क्वायर किलोमीटर। सो ये इसका जो है करेक्ट आंसर। तो मित्रों इसका जो करेक्ट उत्तर है वो क्या मिलेगा आपको, 829। ये आपका सही आंसर है। देख रहे हैं आप सभी को मिल रहा है 829। 829 क्या है, एकदम करेक्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की मित्रों। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, किस शहर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। आइए मैं आपको 3 मैनचेस्टर बताता हूँ जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। समझिए बच्चे सारे लोग, अगर हम बात करते हैं भारत की, अगर हम बात करते हैं भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर क्या है, कहाँ है, आइए समझें हम लोग। जैसा कि इस तरह से आप भारत को देखते हैं आप सभी, ऐसे ये आपके सम्मुख इस तरह से भारत है, मान लीजिए। अब आप देखते हैं कि एक शहर यहाँ कानपुर है, ये आप इसे कहेंगे नॉर्थ मैनचेस्टर या यूपी का मैनचेस्टर, ऐसे। इसके बाद में एक शहर यहाँ आपको मिलेगा अहमदाबाद, अहमदाबाद वेस्टर्न मैनचेस्टर, ऐसे। फिर अगर हम इस तरीके से बात करते हैं, एक और हमें यहाँ मिलता है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर ये भी है मैनचेस्टर, ये। सो इस तरीके से आप अलग अलग मैनचेस्टर देख रहे हैं मित्रों, आप इस तरीके से अलग अलग जगहों के मैनचेस्टर को देख रहे हैं। सो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का ये है, पश्चिम की बात करें तो गुजरात के क्षेत्र में आपको ये मिलता है, और यहाँ अगर तमिलनाडु के क्षेत्र की बात करें तो आपको कोयम्बटूर का क्षेत्र मिलता है। सो ये जो आपको मिल रहे हैं ये प्रमुख है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। सो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, वो कानपुर हो जाएगा। तो मित्रों उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे हैं अच्छे से। सो करेक्ट आंसर आपको क्या मिल रहा है, मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कहें तो आप इसको आप कह देंगे सिंपल। सो करेक्ट आंसर आपको क्या मिला यहाँ पे, कानपुर मिल गया। आइए मित्रों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज नोन एज द लेदर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का चमड़ा नगरी किसे कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं चमड़े के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। आइए हम समझें इसको एक बार बना के मैप के हिसाब से। इस तरीके से आप देखते हैं ये उत्तर प्रदेश का सीन कुछ ऐसा है, ऐसे कुछ उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे इस तरह से उत्तर प्रदेश का सीन आपको दिखता है। अब आप यहाँ पे कहें कानपुर, और अगर आप यहाँ पे कहें तो लगभग आगरा, ये जो क्षेत्र है ये है आगरा, ये जो क्षेत्र है ये है कानपुर। अब अगर कहा जाए कि यह दोनों नगर चर्म उद्योग के लिए
प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध है। ये लास्ट बाउंड्री के हिस्से आपको दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस तरीके से, ऐसे। तो वैसे फिलहाल हमारे पास यहाँ पे आगरा जैसा कोई टर्म नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। आगरा होता तो एक बार हो सकता था कि हाँ, हम ये सोचते कि शायद आगरा इसका सही आंसर है। अगर हम चर्म उद्योग की बात करें, अर्थात चमड़े के नगरी या चमड़े के उद्योग की बात करें, चमड़े के उत्पादन से आप जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ, हम कमर बंद अर्थात जिसे हम लोग बेल्ट बोलते हैं, हम बेल्ट पहनते हैं, जूते पहनते हैं, घड़ियों के पट्टे होते हैं, इन सब का प्रयोग किया जाता है। मतलब चर्म चर्म उद्योग का प्रयोग इन वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि चर्म उद्योग के लिए कानपुर शहर फेमस है, आगरा शहर भी फेमस है। चूंकि आगरा यहाँ नहीं दिया था, इसलिए कानपुर है। कानपुर आपका करेक्ट आंसर है। कानपुर को चर्म उद्योग भी कहते हैं, चर्म उद्योग नगरी भी कहते हैं। कानपुर को मैनचेस्टर सिटी भी कहते हैं। आज भी अगर मैं कहूँ, कानपुर हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर है, अगर अभी नए सर्वेक्षण के अनुसार। अच्छा, कारण ये भी है कि मानव जीवन की मूल वस्तुएं, जो गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं हैं, खान पान की वस्तुएं, पहनने ओढ़ने की वस्तुएं, आज भी कानपुर में अन्य शहरों की अपेक्षा काफी सस्ती हैं, काफी किफायती हैं। लोग उसको बेहतरीन तरीके से उसको आप प्रयोग कर पाते हैं और आप अपना जीवन खुशहाल बना पाते हैं। तो फिलहाल कानपुर ही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। मित्रों, हमारा अगला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश? आइए हम इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आधिकारिक भाषा की, आधिकारिक भाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। हम ऐसी भाषा की बात करने जा रहे हैं जिस भाषा को हम लोग बोलना और समझना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसमें रुचि भी लेते हैं। अगर मैं कहूँ उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा, तो दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। अब उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा में कब जोड़ा गया, ये सोचने वाली बात है। आइए समझें। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ, उत्तर प्रदेश का निर्माण 24 जनवरी 1950 को ये आधिकारिक तौर पे माना जाता है। इसके बाद 1 नवंबर 1956 से उत्तर प्रदेश को भाषा के क्षेत्र के आधार पे भी जगह दी गई। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा चलती है, ठीक है। अब 1956 से लेकर और 1988 तक ये भाषा हमारी भाषा बनी रही, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की एक राज्य की भाषा के तौर पे रही है। सन 1989 में उर्दू को भी उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा में जगह दी गई और अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 2 भाषाएं हैं, एक हिंदी और दूसरी उर्दू। तो उर्दू जो है 1989 से हमारी राज्य की भाषा के तौर पे, दूसरी भाषा के तौर पे इसको दर्जा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उर्दू भाषा हो जाएगी। उर्दू भाषा होता है जिसमें हम अपने मुखिया को वजीर आला, हुकूमत वगयान, इस तरह के अल्फाजों से उनको हम नवाजते हैं और ये नवाजे गए अल्फाज ही उनके देखने में समझ में आते हैं। तो मित्रों, आइए हम भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से इसको देखें कि ये भाषा कहाँ कहाँ पर अंकित है और क्या क्या चीजें हमें वहां दिखती हैं। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में भाग संख्या 17 और आर्टिकल या अनुच्छेद संख्या 343 से लेकर और 351 के बीच में भाषाओं को जगह दी गई है, ठीक है। इसी तरीके से भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या की अगर हम बात करें, अनुसूची संख्या 8 में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। और उर्दू की बात करें, उर्दू एक अच्छी भाषा है। 1989 ईस्वी से राजकीय या आधिकारिक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, भाषा का दर्जा दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हिंदी और उर्दू, इन 2 भाषाओं को जगह दी गई है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे अल्फाज, हमारी बताई गई बातें आपको स्पष्टता समझ में आ रही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? उर्दू है। उर्दू है। कब से जगह दी गई है? 1989 से। कब से जगह दी गई है? 1989 से। अब हम बात करते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? who was Uttar Pradesh president, चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द
Demolition of Babri Masjid year of 1992 वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? Who was the UP chief minister, Uttar Pradesh chief minister during the demolition of the Babri Masjid in year 1992? Okay. हाँ, आइए मित्रों अगर बात समझे हम, प्रश्न कह रहा है कि 1992 ईस्वी के समय जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और एक ये कह दें कि एक दंगे जैसी सिचुएशन, एक बहुत ज्यादा राइट जैसी सिचुएशन हमारे उत्तर प्रदेश में आई थी, सन 1992 की बात है। तो सन 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मित्रों अगर मैं कहना चाहूं तो ये वो सन है जब मेरा भी जन्म हुआ था, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बता रहा हूं। फिलहाल अगर हम समझें 6 दिसंबर 1992 अयोध्या, मतलब जिसे कहा जाता था उस समय फैजाबाद, अयोध्या या फैजाबाद, उस समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और आपको मैं बताऊं कि 6 दिसंबर को ही शाम तक राष्ट्रपति शासन जैसी व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश में लग गई, क्योंकि विध्वंस काफी बड़ा हुआ। प्रदेश में मुख्यमंत्री की पदवी समाप्त हो गई। सो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो भूतपूर्व माननीय कल्याण सिंह जी थे। कौन थे? माननीय कल्याण सिंह जी थे। माननीय कल्याण सिंह जो अपने जीवन के लगभग अंत समय के समय राजस्थान में राज्यपाल के पद पे रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ये सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब अखिलेश यादव जी का समय काल 2012 से 2017 था। ओके। माननीय राजनाथ सिंह जी सन 2000 के समय में 1 साल 187 दिन के मुख्यमंत्री थे। सन 2000 से 2002 तक थे। बहन कुमारी मायावती 2007 से लेकर और 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। माननीय कल्याण सिंह जी सन 1992 में रहे हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1992 और कल्याण सिंह जी। तो 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस, ठीक है, माननीय कल्याण सिंह जी। तो उस समय कल्याण सिंह जी थे। कल्याण सिंह जी एक अपने जमाने के सख्त, बहुत ही टाइट मुख्यमंत्री माने जाते थे। हमें याद है बच्चों, जब मैं 2007 में हाई स्कूल का एग्जाम दिया तो उससे थोड़ा और पहले ही 2 साल 3 साल और 4 पहले ही कल्याण सिंह के द्वारा बनाई कुछ नीतियां भी उत्तर प्रदेश में काम करती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहना चाहूँ कि एक जमाना था कि जब व्यक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में अगर कभी नकल करते पकड़ा जाता था तो उसे 3 साल के लिए रेस्ट्रिकेट किया जाता था और कुछ समय के लिए जेल भी दिया जाता था। बाद में सरकार को लगा कि ये चीजें गलत है। एक ही व्यक्ति पर एक अपराध के लिए 2 प्रकार की सजा दी जा रही है। एक तो 3 साल तक के लिए उसे मुहर्रम रखा गया है कि वो एग्जाम ना दे पाए और कुछ समय तक वो जेल भी जा रहा है। तो यह एक ही अपराध के लिए 2 तरह की सजा देना उचित नहीं था। तो बाद में सरकार ने क्या किया, जेल जाने वाला प्रावधान खत्म कर दिया और 3 साल के सिस्टम को बना के रखा। फिर धीरे-धीरे जो है इनमें और तब्दीलियाँ हुई, सुधार हुए, परिवर्तन हुए और आज एक अच्छा परिवर्तन हमको दिखता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से। ठीक है? सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था? कल्याण सिंह था। अब आपका अगला प्रश्न है कि व्हेन वाज द उत्तरांचल सेपरेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश? उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से कब अलग किया गया? आइए समझें इसको। अगर मित्रों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश कुछ इस तरह से दिखता है आपको। ये और उत्तरांचल का हिस्सा ये कुछ ऐसे है। उत्तरांचल का हिस्सा कुछ इस तरह से है, ऐसे। कुछ इस तरह से दिखता है उत्तर प्रदेश का हिस्सा अगर हम कहें। और उत्तर प्रदेश में ये हिस्सा आज दिख रहा है, ये हिस्सा हो गया उत्तराखंड का।
उत्तराखंड का, जिसे नाम दिया गया है उत्तरांचल। उत्तरांचल। वैसे अब मैं आपसे कहूं, भारतीय संविधान भाग संख्या 1 अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत संसद के द्वारा उत्तराखंड से मतलब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। वर्तमान में 13 जिले और जबकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले। 75 जिले। उत्तर प्रदेश के निर्माण का वर्ष 24 जनवरी 1950 और सन 2000 आते आते 50 साल बाद इसे क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। आइए समझें। नवंबर सन 2000 सही डेट हो जाएगी 9 नवंबर सन 2000। सो पहला वाला सही है, बाकी जो आपको दिख रहे हैं वो सभी जो है अनुचित है, गलत है। मित्रों फर्स्ट वाला जो है क्या है, वो बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा, ए वाला क्या है, करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? हमारा अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? वेयर इज द उत्तर प्रदेश लोकेटेड? नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ सेंट्रल और साउथ इंडिया। सो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है नॉर्थ सेंट्रल है। सिंपल सी बात है, ये कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम आसान सा हलवा सा क्वेश्चन है। तो यह उत्तर मध्य में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य में स्थित है। उत्तर मध्य में स्थित है। ये क्या हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य में स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ द उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथक है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या कथकली? आइए बात करते हैं हम लोग शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य एवं राज्य। जैसा कि बच्चे हम सभी पढ़ लेते हैं, अगर हम कहें कथक तो कथक का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। एक। कुचिपुड़ी, इसका सिंपल सा आपको मैं बताया हूं, अंधेरे में खाई कच्ची पूड़ी माने आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ऐसे मणिपुरी, वैसे बेटा मणिपुरी नाम से ही प्रसिद्ध है, मणिपुर। मणिपुर। फिर बात करते हैं कथकली। कथकली की बात करें तो केरला। जैसे मोहिनी अट्टम की बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु क्षेत्र में ये। जैसे और अगर हम बात कर ले मोहिनी अट्टम तमिल में, जैसे बात कर दे ओडिसी उड़ीसा में, ऐसे इस तरह से है। जैसे छऊ झारखंड में। सो इस तरह से आपको ये विकल्प मिलेंगे। तो उम्मीद है इसका जो प्रथम आंसर है वो सही है। उत्तर प्रदेश के जो फर्स्ट के आंसर के साथ में अगर हम जा रहे हैं बच्चे, तो फर्स्ट आंसर जो है क्या है, वो सही है। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक की बातें समझ पाए, यहाँ तक के हिस्से को आप अच्छे से कवर कर पाए। आइए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 3 नदियां सरस्वती, यमुना और गंगा का संगम कहाँ है? वेयर इज द कॉन्फ्लुएंस 3 रिवर्स ऑफ सरस्वती, यमुना, गंगा इन उत्तर प्रदेश? आइए समझें। जैसा कि मित्रों हम देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा है ऐसे। और आप यहाँ पे देखते हैं ये है प्रयागराज। ये क्या है? प्रयागराज। अब यहाँ पे गंगा, गंगा से यमुना और कुछ मानते हैं अदृश्य रूप से सरस्वती। तो गंगा, यमुना और अदृश्यमान, अदृश्यमान
सरस्वती, सरस्वती, इन तीनों का जो संगम होता है वो कहाँ होता है? प्रयागराज में। और इसे ही हम क्या कहते हैं? संगम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? संगम। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रयागराज। जो बच्चे प्रयागराज संगम के साथ में जा रहे हैं, बता रहे हैं इसका उत्तर, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। ये इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रयागराज। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? प्रयागराज। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? विच निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 में, बात करते हैं 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य है? आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो मित्रों अगर हम बात करें इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो खेलो इंडिया 2023 यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। रिसेंटली हु टेक द ओथ ऑफ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं हमारे भारत में 50वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन है? तो आप कहेंगे साहब DY चंद्रचूड़ है। क्या है? DY चंद्रचूड़। तो इनका नाम हो जाएगा धनंजय चंद्रचूड़। सो धनंजय या चंद्रचूड़, बिल्कुल DY चंद्रचूड़। ये हमारे उत्तर प्रदेश के, अगर हम कहें, ये सॉरी भारत के हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और ये हमारे यहाँ के 50वें नंबर के क्या है? चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, इनका आर्टिकल नंबर हम कहें तो आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 के बीच में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सारे कार्य। अगला है इंटरनेशनल वीक साइंस पीस 2022 has observed in which of the month। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान शांति सप्ताह 2022 किस महीने में मनाया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर सितंबर। सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? नवंबर है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं विज्ञान एवं शांति, विज्ञान और शांति का जो सप्ताह मनाया जाता है वो फर्स्ट वीक में हम लोग मनाते हैं। कब? नवंबर में मनाते हैं। हर साल कब मनाते हैं? नवंबर मनाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? Which two players have become the first Indian mixed doubles pairing of the break into the 5 ITTF table tennis world ranking? कौन दो खिलाड़ी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में 5वीं जगह पे बनाने वाले भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बन गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है मनिका बत्रा एंड गणेश शंकरन सत्यान, अंकिता रैना एंड मनिका बत्रा, सानिया मिर्जा एंड या अंकिता रैना एंड गणेश करण सत्यान। सो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चे वो पहला है। क्या है? मनिका बत्रा एंड गणाशेखरन सेतियान इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे फर्स्ट के साथ में लगा रहे हैं या फर्स्ट के साथ में जा रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों, फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और मित्रों अब हम बात करते हैं आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। सबसे लास्ट क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं आज के सेशन का है। सो प्यारे मित्रों क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है रिसेंटली द 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 बिगेन इन विच कंट्री। हाल ही में 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 किस देश में शुरू होगी? किस देश में शुरू हुई है 2022 में? ठीक है, तो एशियन एयरगन, अब एशिया के ही देश होंगे। ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कंबोडिया, नीदरलैंड। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा साउथ कोरिया। क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया। अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया लगभग इस तरह से अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग जो है वो बने हुए हैं ऐसे। ये हिस्सा आता है नॉर्थ कोरिया का, ये हिस्सा आता है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया की राजधानी की बात करें, ये इसकी राजधानी क्या है? सियोल है। और यह देश भी 15 अगस्त को ही स्वतंत्र हुआ था। जबकि नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है इसकी कैपिटल, और ये एक
तानाशाही प्रवृत्ति वाला देश माना जाता है। सो इसका सही आंसर क्या है ये? और यह दोनों देश कितने डिग्री चैनल से अलग है? 38 डिग्री चैनल से क्या है, यह दोनों देश अलग भी हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सियोल। सो प्यारे मित्रों, करेक्ट आंसर आपको बी मिल गया। ठीक है, सो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी हम लोग अगली बार देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।